अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है। तो जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को किसी भी वजह से सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो अपने सर्कल में शेयर करें। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो बस इंश्योर कर लें कि जहाँ पे भी आप रिकॉर्ड कर रहे हैं वहाँ पे किसी भी किस्म का शोर या डिस्टॉर्शन मौजूद नहीं है। गाइस, आज की जो ये पहली स्टोरी है, ये एक क्लासिक स्टोरी है, एक समझ लें कि बहुत पुरानी स्टोरी है, प्री पार्टीशन स्टोरी है और ये रजब अली साहब हैं, इन्होंने हमसे शेयर की है। ये जो स्टोरी थी ये इनको इनके दादा ने सुनाई थी और ये इनके दादा के साथ पेश आई थी। तो हम कोशिश करेंगे कि रजब अली साहब के जो दादा हैं उन्होंने जिस तरह स्टोरी सुनाई थी वैसे ही आपको प्रेजेंट कर सकें ताकि आप लोगों को सुनने में, समझने में आसानी हो सके। ये उन दिनों की बात है जब लोगों के पास किसी भी किस्म की ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ करती थी। हम लोग एक वीरान पुराने गांव में रहा करते थे। यहाँ पे न लाइट मौजूद थी, न सड़कें पुख्ता थीं, न बुनियादी सहूलियात मैसर थीं। गर्ज के हम लोग बस जैसे तैसे गुजारा कर रहे थे। पुराना दौर था, अंग्रेज़ यहाँ पे मौजूद थे, उनकी ग़ुलामी सब लोग किया करते थे और अंग्रेज़ों का जो जुल्म सितम था वो जारी और सारी था। अब इस दौर में अगर किसी को न्योता देना होता, किसी को इन्विटेशन देना होता तो वो बहुत मुश्किल काम था। आपके पास दो ऑप्शन थे, या तो आप न्योता लेके या इनविटेशन लेके खुद जाएं या फिर आप तार की सूरत में भेजें। अगर आप तार की सूरत में भेजते हैं तो इतना आसानी से पहुंचना मुमकिन नहीं था। आम तौर पे अक्सर ऐसा होता था कि तार इतनी देर में पहुंचते थे कि जब तक आपको इनविटेशन मिलेगा तब तक शादी हो चुकी होती थी। तो इसी तरह एक दिन एक तार मौसूल हुआ और उस तार में या उस खत में लिखा हुआ था कि जो मेरी खाला जान है उनका इंतकाल हो चुका है। अब ये तार मिलने का मकसद यही था कि जो मेरी खाला हैं उनके इंतकाल को यकीनन 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता हो सकता है, पूरा महीना गुजर चुका हो। ये भी हो सकता है कि उनका 40वां हो चुका हो। खैर, मेरी खाला थी, मेरे करीबी अजीज़ थी, मेरी माँ की तरह थी। उन्होंने बचपन में हमें पाला पोसा था, हमें बड़ा किया था। उनके इंतकाल की खबर हम सब के ऊपर बिजली बन के गिरी। अब इस सिलसिले में हमें उनके घर जाना था, वहाँ जाके ताज़ियत करनी थी, कंडोलेंस करनी थी और यही डिसाइड हुआ कि हम लोग अपने गांव से निकल जाएंगे और ये जो 1-2 दिन का सफ़र है ये पैदल तय करेंगे। अगर किस्मत से कोई ट्रांसपोर्टेशन मिल गई, कोई तांगा मिल गया तो हम उसको भी अवेल करेंगे। जैसे जैसे जाने का टाइम करीब आया वैसे वैसे मेरी जो वाइफ थी, जो मेरे साथ जाने वाली थी, उनकी तबीयत ख़राब होती चली गई और जब निकलने का टाइम आया, यानी कि कंडोलेंस के लिए जाने का टाइम आया, तो उस वक्त तक मेरी जो वाइफ थी उनकी तबीयत शदीद ख़राब हो चुकी थी और मैं किसी भी तरह पोजीशन में नहीं था कि इनको ले आ सकूं। लिहाजा ये फ़ैसला हुआ कि इनको यहीं पे छोड़ दिया जाएगा, मैं अकेला सफ़र करूंगा। ये जो 1-2 दिन का सफ़र है ये खैरियत से तय हो जाए तो इंशाल्लाह ताला कंडोलेंस करेंगे, 2-4 दिन वहाँ पर गुजारेंगे और इस तरह तकरीबन 10 दिन के अंदर जाना आना हो जाएगा। ये जो सफ़र था ये थका देने वाला सफ़र था। तो जो भी रास्ते के सफ़र के लिए ज़रूरत की चीज़ें थीं वो सारी की सारी एक पोटली में बांध ली गई थी और बिस्मिल्लाह पढ़ के सफ़र का आगाज़ किया गया था। इस सफ़र के अंदर जाते हुए 2 रातें आनी थीं, वो रातें सफ़र में गुजारनी थी और उसके बारे में यही फ़ैसला किया गया था कि जहाँ पे भी हम रात में पहुँचेंगे तो मगरिब के बाद वहाँ पे रुक जाएंगे, वहीं पे सो जाएंगे और सूरज निकलने का इंतज़ार करेंगे और जब सूरज निकल जाएगा तो दोबारा से अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे। इन्हीं ख्यालात में मैंने सफ़र का आगाज़ किया और तकरीबन 5-6 घंटे सफ़र तय करने के बाद मैं काफ़ी आगे तक आ गया। अब सूरज डूबने वाला था, मगरिब का टाइम होने वाला था, लिहाजा मेरी कोशिश थी कि किसी आबादी के करीब पहुंच सकूं तो आसानी हो जाएगी। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि मैं किसी जंगल के दरमियान में मौजूद हूँ और यहाँ पे दूर दूर तक आबादी का नामो निशान नहीं है। खैर, जब अज़ान का टाइम आया या मगरिब का टाइम हुआ तो मैं एक ऐसी जगह पे मौजूद था जहाँ पे मेरे उल्टे हाथ पे जंगल था, सीधे हाथ पे एक नदी मौजूद थी और ये जो सीधा रास्ता था ये वीरान और सुनसान रास्ता था
जो कि कच्चा पक्का था। मैंने यही फैसला किया कि ये जो रात है या ये जो मगरिब के बाद का टाइम है, ये मैं यहीं पे इसी नदी के करीब गुजारूंगा, और जब सुबह होगी, सूरज निकलेगा, तो दोबारा से अपने सफ़र का आगाज़ करूंगा। लिहाजा मैंने अपना जो बिस्तर वगैरह था वो एक पत्थर के करीब लगाया और सोने की तैयारी करने लगा। मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे नींद कब आ गई। एकदम से रात में मुझे शोर का सा एहसास हुआ। मुझे ऐसा लगा कि मेरे सराउंडेड एरिया में या मेरे करीब कोई है जो मौजूद है। मेरे एक तरफ नदी थी, दूसरी तरफ जंगल था और सामने की तरफ एक कच्चा पक्का रास्ता था। जब मुसलसल मुझे शोर की आवाज़ आती रही तो मैंने सोचा मैं उठता हूँ, उठ के देखता हूँ। जैसे ही मैं उठ के बैठा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि आज 14वीं की रात थी। चांद की जो रोशनी थी वो चारों तरफ फैली हुई थी, और रोशनी को अपने चारों तरफ इस तरह फैला हुआ देख के मेरे दिल में एक इत्मीनान था कि यहाँ पे अंधेरा नहीं है। खैर, जैसे ही मैं उठ के बैठा और ये जो मुझे आवाज़ आ रही थी इस पे मैंने गौर करना शुरू किया, तो मुझे महसूस हुआ कि ऐसा लग रहा है कि कोई पानी से खेल रहा है या छप छप पानी में अपने पाँव मार रहा है। अब मेरे सीधे हाथ पे जहाँ पे नदी मौजूद थी, मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके वहाँ पे देखना शुरू किया, तो वहाँ पे बज़ाहिर मुझे कोई नज़र नहीं आया, लेकिन मुसलसल मुझे आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई वजूद है जो पानी से खेल रहा है, कोई शरारत है जो पानी के साथ वो कर रहा है। और आहिस्ता आहिस्ता करके एक अजीब सी धीमी धीमी सी खुशबू थी जो मेरी नाक के अंदर घुस रही थी। एक अजीब सा सुरूर था जो मुझ पे तारी हो चुका था। खैर, जब मैंने बहुत ज़्यादा गौर किया, करीब व जवार का जायज़ा लिया, तो मैंने देखा कि एक पत्थर का टीला है। उस टीले के आगे ऐसा लग रहा है कि कोई दोशीज़ा है या कोई लड़की है जो कि बहुत ही गोरी है, और ऊपर से जब ये चांदनी उसके जिस्म पे पड़ रही है या उसके ऊपर पड़ रही है तो उसका जो नूर है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जा रहा है। और जब मुझे यकीन हो चला कि यकीनन एक दोशीज़ा है जो मेरे सामने मौजूद है, जो पानी में नहा रही है या खेल रही है, तो ना चाहते हुए भी मैं उठा और उसकी तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे मैं उसके करीब जा रहा था वैसे वैसे ऐसा लग रहा था कि उसके नूर में इजाफा होता चला जा रहा है। उसकी जो खूबसूरती है वो पानी में खेलने की वजह से बढ़ती चली जा रही है, और पानी में रहने की वजह से उसके जिस्म की जो साख्त है या जो बनावट है वो नुमाया होती चली जा रही है। ये जो कुछ मेरे सामने था, ये जो चांदनी रात थी या ये जो धीमी धीमी सी खुशबू थी, आपको किसी साहिरा के शहर में गिरफ्तार करने के लिए काफ़ी था। आहिस्ता आहिस्ता करके मैं भी उसके शहर में, उसके जिस्म के शहर में, उसकी खुशबू के शहर में गिरफ्तार होता चला गया और आगे बढ़ता चला गया। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे वो पानी में मज़ीद उतरती चली जा रही थी, और बज़ाहिर उसकी तबीयत से लग रहा था कि वो मेरे साथ मस्ती कर रही है। खैर, मैं मज़ीद आगे बढ़ता चला गया। वो पानी में जाती चली गई और एकदम से उसने मुड़ के मुझे देखा। जैसे ही उसने मुझे मुड़ के देखा तो मैंने ज़िंदगी में कभी इतना हसीन और जमील चेहरा नहीं देखा था। मैं उसको देखते ही उसके इश्क में गिरफ़्तार हो चुका था। हालांकि मैं एक शादीशुदा आदमी था, मैं कंडोलेंस के लिए जा रहा था, मेरे इरादे कुछ और थे, लेकिन ये क्या शहर था जो मुझ पे मुब्तला हो चुका था, ये क्या वजूद था जो मुझे मेरे इरादों से दूर कर रहा था, और ये कौन दोशीज़ा थी, कौन हसीना थी जिसने मेरे दिमाग को, मेरे दिल को मुकम्मल तौर पे माऊफ कर दिया था। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता करके वो नदी में उतरती चली गई, और एक वक्त ऐसा आया कि उसकी मुझे बज़ाहिर सिर्फ गर्दन नज़र आ रही थी, और वो हाथों के इशारों से मुझे कह रही थी कि आओ मेरे पास आओ, मेरे करीब आओ, आगे बढ़ो। मैं आहिस्ता आहिस्ता करके नदी में उतरता जा रहा था कि एकदम से मुझे ख्याल आया कि आज 14वीं की रात है और ये एक नहर है। इस नहर पे यह हसीन व जमील लड़की या ये दोशीज़ा क्या कर रही है? ये इतने वीराने में इस नदी के करीब कैसे आ सकती है? और भला इतनी रात में ये इतना तैयार क्यों हुई हुई है? ये एक कैसी खुशबू है जो उसने लगाई हुई है? ये सारे ख्यालात मेरे जहन में मौजूद थे, लेकिन मेरे ऊपर जो शैतान था, वो तारी था, वो आहिस्ता आहिस्ता मुझे मजबूर कर रहा था कि मैं आगे बढ़ता चला जाऊं, उसके करीब चला जाऊं, उसको किसी तरह मैं छू सकूं, उसको हासिल कर सकूं। मैं इसी जुस्तजू में आगे बढ़ रहा था कि एकदम से मैंने अपने आप को झटका, और जैसे ही मैंने अपने आप को झटका तो मुझे अंदाज़ा हुआ या मुझे महसूस होने लगा कि कुछ गलत है जो मेरे साथ होने वाला है। लिहाजा मैंने फ़ौरन से आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की
और जैसे ही मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की तो ऐसा लगने लगा मैं अपनी सेंसेस में वापस आ रहा हूँ। वो जो सहर था मुझ पे से हट चुका है, गायब हो चुका है। और वो जो लड़की थी या वो जो औरत थी, जब मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की तो मुझे गुस्से से देखने लगी, जैसे कि वो चाहती थी कि मैं आयतुल कुर्सी ना पढूं, बस उसके करीब चला जाऊं, उसकी बाहों में चला जाऊं, उसके पास चला जाऊं। कुछ देर तक वो मुझे गुस्से से देखती रही। उसके बाद बिला आखिर जैसे जैसे मैं आयतुल कुर्सी पढ़ता रहा वैसे वैसे उसने हंसना शुरू कर दिया, और वो इस कदर ज़ोर से हंस रही थी कि मुझ पे उसके हंसने से खौफ तारी हो रहा था। ये बताते हैं कि जैसे जैसे मैं कुरानी आयत पढ़ता रहा, आयतुल कुर्सी पढ़ता रहा, वैसे वैसे मैं सेंसेस में आता रहा और बिला आखिर मैं वापस साहिल पे या पत्थरों पे आके बैठ गया। इसी दौरानिए में वो जो हसीना थी, वो जो दोशीज़ा थी या वो जो साहिरा थी, देखते ही देखते गायब हो गई। और अब ऐसा लग रहा था जैसे वो कभी यहाँ पे मौजूद ही नहीं थी। खैर, जब मैं वापस आके बैठा, अपनी सेंसेस में आया, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं कितनी बड़ी गलती करने जा रहा था। मैंने उधर ही पूरी रात गुजारी और सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद, अल्लाह से माफ़ी मांगने के बाद मैं अपने सफ़र पे रवाना हुआ। खैरियत से 2 से 3 दिन के अंदर अंदर मैं वहाँ पे पहुँच गया। वहाँ जाके मैंने ताज़ियत की, और ताज़ियत करने के बाद जब मैं वापस निकला तो मैंने यकीन दहानी कर ली कि ये जो हिस्सा है जहाँ पे मुझे आते हुए वो औरत या वो लड़की मिली थी, ये हिस्सा मैं दिन के टाइम में उबूर करूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं रात के टाइम में उस इलाके में या उस एरिया में जाऊँ और दोबारा से मेरा सामना उस दोशीज़ा से, उस मखलूक से हो। क्योंकि अगर अब मेरा दोबारा उससे सामना होता तो शायद मैं ख़ुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसके बाद मैं बचता भी नहीं। अच्छा गाइस, आज की जो दूसरी स्टोरी है ये काशान साहब ने भेजी है। काशान साहब हमारे रेगुलर लिसनर हैं। इससे पहले भी ये बहुत सारी स्टोरी भेज चुके हैं, और ये जो स्टोरी है ये इनके नाना की स्टोरी है, और ये 1973 की स्टोरी है। इनके जो नाना थे उनकी नेचर और जॉब इस तरह की थी, वो बेसिकली एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे, और उनको अक्सर इन्वेस्टिगेशन के लिए या बहुत सारे कामों के लिए शहरों शहरों विज़िट करना पड़ता था। तो ऐसे ही इनके नाना को एक टास्क दिया गया, उनको कहा गया कि आपने फ़लाँ फ़लाँ शहर जाना है और वहाँ जाके एक शख्स से उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, और जो भी उनके डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी है। तो इस काम के लिए इनके जो नाना थे वो अपने घर से निकले। इनकी जो ट्रेन थी वो तकरीबन 6:30-7 बजे की ट्रेन थी, शाम के टाइम की। और जब ये अपने घर से निकले थे तो उस वक्त शदीद बारिश हो रही थी, और ये 1 घंटे पहले निकल चुके थे। तो जो ट्रेन रवानगी का टाइम था ये उससे पहले वहाँ पे पहुँच चुके थे। लेकिन वहाँ पहुँचने पे जब इनको पता चला कि ट्रेन जो है वो 4 से 6 घंटे लेट हो गई है, क्योंकि पूरे सिंध के अंदर उस वक्त शदीद बारिश हो रही थी, तो इन्होंने यही डिसाइड किया कि मैं वापस चला जाता हूँ। अब जब ये वापस जाने के लिए बाहर की तरफ आए तो इत्तफाक है कि शदीद बारिश की वजह से कोई कन्वेंस अवेलेबल नहीं थी। मजबूरन इन्होंने यही डिसाइड किया कि ये जो ड्रिग रोड का स्टेशन है यहीं पे मैं बैठ जाऊँगा, यहीं पे इंतज़ार करूँगा। हालांकि वहाँ पे ना कोई बंदा मौजूद था, ना बंदे का नामो निशान था। हाँ, एक स्टेशन मास्टर था जो ऑलरेडी अपने रूम के अंदर मौजूद था, और ट्रेन वैसे ही लेट हो चुकी थी, लिहाजा इनको वहीं पे 5-6 घंटे गुजारने थे। ये जाके ये जो बेंच लगी होती हैं इनमें से एक बेंच पे बैठ गए। इसी दौरानिए में मुकम्मल तौर पे अंधेरा हो चुका था, शदीद बारिश हो रही थी, मुसलसल बिजली कड़क रही थी। इनके नाना को एकदम से एक खुशबू आना शुरू हुई, और ये जो खुशबू थी ये बहुत तेज़ खुशबू थी, और ये इनके नाना के बहुत करीब से आ रही थी। और जब ये खुशबू बढ़ती चली गई तो इनके नाना ने आगे पीछे देखना शुरू किया। आगे पीछे कोई ऐसा शख्स या कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं थी जहाँ से खुशबू आ सके। अब इनको थोड़ी हैरानी थी, खुशबू मुसलसल आ रही थी लेकिन कोई नज़र नहीं आ रहा था। लिहाजा इन्होंने डिसाइड किया कि ये वॉक करते हैं, बाहर की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता करके इनको थोड़ा सा खौफ महसूस हो रहा था। अब ये जैसे ही उठे और बाहर की तरफ आने लगे तो इन्होंने देखा कि सामने वाली बेंच पे, जो इनकी बेसिकली बैक साइड पे मौजूद थी, एक आदमी है जो बैठा हुआ है। उसने वाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं, और वो इनको देख के मुसलसल मुस्कुरा रहा है। अब इनके नाना के साथ एक और मसला भी था कि इनको प्रॉब्लम थी, अगर कोई बहुत ज़्यादा खुशबू इनको सुंघाता या कोई बहुत ज़्यादा खुशबू इनके करीब आती तो इनकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती थी। इनके नाना ने उसको भी मुस्कुरा के देखा, और ये कोशिश कर रहे थे कि उस शख्स को अवॉइड कर सकें, क्योंकि ये जो खुशबू आ रही थी वो उसके पास से ही आ रही थी। उस शख्स को अवॉइड करना मकसद नहीं था, मकसद ये था कि अगर ये उसके पास बैठ जाएंगे, उससे बात करेंगे,
تو اس کے پاس سے جو خوشبو آ رہی ہے وہ ان کی طبیعت خراب کر دے گی۔ خیر یہ آگے بڑھنے لگے، اور جیسے ہی آگے بڑھے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جو شخص ہے جس کے پاس سے شدید خوشبو آ رہی تھی، جس نے وائٹ کلر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، وہ آہستہ آہستہ کر کے چلنا شروع ہوا، اور وہ ان کو مکمل فالو کرتے ہوئے ان کے بالکل پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا۔ اور جیسے ہی وہ ان کے پیچھے آ کے کھڑا ہوا تو ان کو خوشبو بہت زیادہ تیز آنے لگی، جس کی وجہ سے ایک دم سے ان کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ اور جب ان کو لگنے لگا کہ اب ان کی طبیعت خراب ہونے لگی ہے تو یہ آگے واک کرتے ہوئے مزید بڑھ گئے، اور جیسے ہی یہ آگے بڑھے تو وہ جو شخص تھا وہ مزید ان کے پیچھے آ گیا۔ اب یہ ایک کشمکش کا شکار تھے، یہ جہاں بھی جا رہے تھے وہ جو شخص تھا وہ ان کو فالو کر رہا تھا، نہ صرف فالو کر رہا تھا بلکہ بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ بار بار وہ ان کو دیکھ کے مسکرا رہا ہے، جو کہ ایک عجیب بات تھی۔ اگر کوئی اجنبی شخص آپ کو دیکھ کے مسکرائے تو ڈیفینیٹلی آپ کو شروع میں اچھا لگے گا، اس کے بعد برا لگنا شروع ہو جائے گا۔ خیر انہوں نے فائنلی ڈیسائیڈ کیا کہ باہر کی طرف جو ایک بینچ لگی ہے وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہاں سے تھوڑا تھوڑا روڈ نظر آ رہا تھا، اور یہ اس بینچ پہ آ کے بیٹھ گئے۔ اب یہ جب اس بینچ پہ آ کے بیٹھے تو وہ جو شخص تھا وہ ان کو فالو کرتے کرتے ان کے برابر میں آ کے بیٹھ گیا۔ اب جب وہ ان کے بالکل برابر میں آ کے بیٹھا تو یہ ظاہر سی باتیں فورسز میں تھے، ان کو غصہ آنے لگا۔ انہوں نے اس کو کہا کہ یہاں سے اٹھو اور اٹھ کے فوراً چلے جاؤ، میں کافی دیر سے آبزرو کر رہا ہوں، تم مجھے فالو کر رہے ہو، تم ابھی میرے بارے میں کچھ جانتے نہیں ہو، میں اگر چاہوں تو تمہیں یہاں پہ گرفتار کر سکتا ہوں، تمہیں پکڑ سکتا ہوں۔ یہ ساری باتیں سننے کے بعد وہ جو شخص تھا مسکرانے لگا اور ایسا بیہیو کرنے لگا کہ جیسے اس کے اوپر اس بات کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ ان کے نانا پھر سے اس کو اگنور کرنے لگے اور اٹھ کے بیک سائڈ پہ آ گئے۔ اب جب وہ بیک سائڈ پہ اٹھ کے آئے تو دوبارہ سے وہ جو شخص تھا وہ ان کے پیچھے آنے لگا، اور جب وہ ان کے پیچھے آنے لگا تو ان کے نانا ڈیسائیڈ کر چکے تھے کہ اس کو پکڑیں گے، پکڑنے کے بعد باہر لے جائیں گے، اس کو پولیس کے حوالے کریں گے۔ ابھی وہ ایسا سوچ ہی رہے تھے کہ ایک دم سے وہ جو شخص تھا وہ ان کے نانا کے قریب آیا، اور نہ صرف قریب آیا، اس نے ایک دم سے ان کا ہاتھ پکڑا۔ جیسے ہی اس شخص نے ان کے نانا کا ہاتھ پکڑا تو ان کے نانا بتاتے ہیں کہ اس کا جو ہاتھ تھا وہ اس قدر شدید ٹھنڈا تھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ میرے ہاتھ پہ کسی نے برف رکھ دی ہے، اور میرے اوپر شدید کپکپی طاری ہو چکی تھی، مجھے شدید سردی لگنے لگی تھی۔ خیر اس سے پہلے کہ میں کچھ کر پاتا، وہ جو آدمی تھا اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے کھینچنا شروع کر دیا۔ حالانکہ میں فورسز کے اندر تھا، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ اس آدمی کے اندر 4-5 لوگوں کی طاقت موجود ہے۔ میں اپنی پوری کوشش کے باوجود بھی اپنے ہاتھ کو اس سے چھڑا نہیں پا رہا تھا، اور وہ مجھے مسلسل کھینچتا ہوا ریلوے ٹریک کی طرف لے آ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے ٹریک پہ لے آنا چاہتا ہے، وہاں جا کے میری جان لینا چاہتا ہے۔ خیر میں نے پوری کوشش کی، اور اس کوشش کے باوجود بھی جب میں اپنا ہاتھ اس سے چھڑا نہیں پایا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ جو مخلوق ہے یہ کوئی اور مخلوق ہے، کیونکہ اسی دورانیے میں اس کی جو آنکھیں تھیں مکمل طور پہ سفید ہو چکی تھیں۔ یہ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی آنکھیں اوپر چڑھ چکی ہیں۔ اور جیسے ہی مجھے یہ خیال آیا تو جو بھی مجھے آیت وغیرہ آتی تھیں وہ آیت میں نے پڑھنا شروع کی، اور جیسے ہی میں نے آیت پڑھنا شروع کی تو دیکھتے ہی دیکھتے اس کی گرپ کمزور ہونے لگی، اور کچھ دیر کے بعد اس نے میرا ہاتھ چھوڑا، اور ہاتھ چھوڑنے کے بعد وہ کہنے لگا کہ آج تو بچ گئے ہو، آئندہ اگر تم یہاں پہ آئے تو تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہنے کے بعد وہ جو شخص تھا وہ ٹریک کی طرف گیا، اور چلتے چلتے دیکھتے ہی دیکھتے پتہ نہیں کہاں پہ غائب ہو گیا۔ یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو واقعہ تھا ان کی نانا کی زندگی کا سب سے یادگار واقعہ تھا، اور ان کے نانا کا اس بارے میں یہی خیال ہے کہ اکثر اس طرح کی مخلوقات ریلوے ٹریکس پہ یا ایسی جگہوں پہ موجود ہوتی ہیں جو آپ لوگوں کو فورس کرتی ہیں یا فورسفلی آپ کو ٹرین کے آگے لے آتی ہیں، اور بظاہر دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ آپ نے خودکشی کی ہے، جبکہ ریئلٹی میں کوئی ایسی مخلوق آپ کے ساتھ موجود ہوتی ہے جو چاہتی ہے کہ آپ خودکشی کریں۔ تو گائز میں امید کرتا ہوں جو بھی اسٹوریز میں نے آج آپ کو شیئر کی ہیں یہ ساری اسٹوریز آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ اسٹوریز پسند آئی ہیں تو پلیز اس کو لائک کر دیں، شیئر کریں، اور ہمیشہ مجھے سپورٹ کرتے رہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحت دے، ہم سب کو زندگی دے، ہم سب کی سلامتی ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔